हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज का इस वीडियो क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लुसेंट सीरीज का यह तीसरा वीडियो है सिंधु सभ्यता, जिसमें हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह हमारा लुसेंट सीरीज का तीसरा वीडियो है सिंधु सभ्यता, और हम लोग इतिहास से शुरू किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, जो कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 जो है एक नवीन विश्लेषण पद्धति है। ठीक है, जो कि कार्बन पर आधारित है। ठीक है, रेडियो कार्बन C14 जैसी एक नवीन विश्लेषण पद्धति है, और इसके द्वारा जो सिंधु सभ्यता है उसके तिथि को 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वह त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी उनका नाम था, दयाराम साहनी। इन्होंने ही सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी उनका नाम था, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर यहाँ से हमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता को अध ऐतिहासिक अथवा, ठीक है, अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। जो सिंधु सभ्यता है उसको अध ऐतिहासिक में या फिर कांस्य युग में रखा जा सकता है। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग अध ऐतिहासिक के बारे में जाने थे। अध ऐतिहासिक का मतलब यही हुआ है कि उस काल से है जिस काल में लेखन शैली तो थी, लेकिन वहां के जो लेख प्राप्त हुए हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप पिछली वीडियो को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। तो यहाँ पर 1924 में जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग थी उसके जो तत्कालीन महानिदेशक थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही 1924 में उन्होंने एक घोषणा किया कि हम जो नगरीय सभ्यता, एक उन्नत नगरीय सभ्यता को खोजे हैं, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता नाम के एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की उन्होंने घोषणा किया था, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। ठीक है, जो कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के तत्कालीन सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे सुतका-गंडोर जो कि बलूचिस्तान है, पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के तट पर है। ठीक है, जो है कहाँ है? पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आलमगीरपुर में है, ठीक ना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर और अखनूर के निकट है मादा, जो कि जम्मू कश्मीर। एवं दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर, जो कि दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद जिला अहमदनगर और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर एक तरह से आपको चारों तरफ के जो सिंधु सभ्यता है उसके चारों तरफ आप क्या क्या है वो बताया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल है वह दशक नदी के किनारे स्थित है, जिसको स्थित सुतका-गंडोर है, जो कि बलूचिस्तान है। ठीक है, और पूर्वी पुरास्थल है वह हिडन नदी के किनारे है। ठीक है, जो कि उसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। और वही उत्तरी पुरास्थल जो है वह चिनाव नदी के तट पर है। ठीक है, चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, जो कि जम्मू कश्मीर
है, ठीक। एवं दक्षिणी जो पुरास्थल है वह कहाँ है, गोदावरी नदी के तट पर। तो ये आपको चारों तरफ का बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें शुरू करना है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो कई बार सवाल आता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, याद रखिएगा, नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। तो जितने भी सिंधु सभ्यता से स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें सिर्फ 6 जो स्थल हैं उन्हीं को बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है, जिसमें एक है मोहनजोदड़ो, ठीक है, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है गढ़वारीवाला, और चौथा है धौलावीरा, और पांचवा है राखीगढ़ी, और छठा है कालीबंगन। तो ये 6 ही ऐसे स्थल हैं जिनको जो बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है, इन्हीं को बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा कालीन के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो जो हमारा देश का विभाजन हो गया, आधा भाग पाकिस्तान में चला गया इसका हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है, और पाकिस्तान में इसकी खोज नहीं हुई है, ठीक, ज्यादातर वहां पर इनका खोज नहीं हुआ है। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो जो भारत के क्षेत्र में जो भी पुरास्थल थे हड़प्पा संस्कृति के उनका खोज हुआ, और इसीलिए जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गुजरात में सबसे ज्यादा खोज हुआ है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है वह राखीगढ़ी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है वह मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत की अगर बात करें सिर्फ, तो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, ठीक है, जो कि घाघर नदी पर है, ठीक ना, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। घाघर नदी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से सवाल आता है कि कहाँ पर स्थित है, तो हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी, ठीक है, सूरजभान ने की थी किसका, राखीगढ़ी का खोज, ठीक है, राखीगढ़ी का खोज किए थे, और भारत में यह सबसे बड़ा पुरास्थल है। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। चलिए अब यहां से शुरू करना हमें, लोथल एवं सुतकोतदा, ठीक है, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। ये दोनों क्या हैं, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य है वह कालीबंगन से प्राप्त होता है, ठीक है। जो जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटें हैं इनका जो साक्ष्य है कहां से मिलता है, हमें कालीबंगन से मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, सबसे बड़ी इमारत है, और जिसके मध्य ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। तो यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ है, एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, ठीक है, और जो कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है। तो इसका डायमेंशन याद रखिएगा, 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि अग्निकुंड, जो अग्निकुंड है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जो अग्निकुंड है वह कहां से प्राप्त हुआ है, लोथल एवं कालीबंगन, 2 जगहों से प्राप्त हुआ है, लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है, जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है वह कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली हुई है, ठीक है। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति हमें मिली है वह कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, और इनके चारों तरफ ये सिल पर 3 मुख वाले देवता हैं, ठीक है, यानी कि इन्हीं को पशुपति कहा जाता है, या फिर आप इनका नाम जो है 3 मुख वाले देवता, और इनका नाम पशुपति की मूर्ति मिली है, ठीक है। और जो इनके चारों तरफ क्या क्या विराजमान है, तो हाथी है, गेंडा है, चीता है एवं भैंसा विराजमान है, इसीलिए हम लोग इसे पशुपति के नाम से जानते हैं। तो पशुपति की जो मूर्ति मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से नर्तक की एक कांस्य मूर्ति मिली है। जो मोहनजोदड़ो है वहां से नर्तक की, ठीक है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है, कांस्य
कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसीलिए यहाँ पर कांस्य की मूर्ति मिली थी। ठीक है, कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से दो चीज प्राप्त हुआ, एक तो कांस्य मूर्ति जो कि नर्तकी की थी, और दूसरा मोहनजोदड़ो से ही क्या प्राप्त हुआ है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, और अगर बात करें स्नानगर की, तो वह भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब तक आप तीन चीज देख लिए हैं। मोहनजोदड़ो से एक स्नानगर प्राप्त हुआ है, दूसरा है मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है, और तीसरा मोहनजोदड़ो से ही नर्तक की एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है। ठीक है, और वहीं पर अग्निकुंड जो है वह लोथल एवं कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हड़प्पा की मोहरों पर। ठीक है, हड़प्पा की जो मोहरे हैं उस पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हड़प्पा की मुहरे हैं उस पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, और यहाँ पर एक आयताकार मुहर था जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चूहंदड़ो में थे। जो मनके बनाने के जो कारखाने थे वह कहाँ थे? लोथल एवं चूहंदड़ो में मिले हैं। तो दो जगहों पर, लोथल एवं चूहंदड़ो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती है। और अभी तक सिंधु सभ्यता से जो भी लेख प्राप्त हुए हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ से हमें शुरू करना है। तो लेखन कला का उचित जो प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थे? सुमेरिया का सभ्यता थी। ठीक है, सुमेरिया की जो सभ्यता थी वह लेखन कला को विकसित करने वाली, ठीक है, उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। ठीक है, हाँ, सिंधु सभ्यता में लेखन की प्रणाली थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह घरों और नगरों के जो विन्यास थी बनाने के लिए उन्होंने ग्रिड पद्धति का उपयोग किया। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जो सिंधु सभ्यता के जो घरे थे उनके जो दरवाजे और खिड़कियां थी वह सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े में खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिर्फ लोथल नगर जो है वहां पर विवाद था कि वहां पर जो दरवाजे थे घरों के वह सड़क की ओर खुला करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंधो सभ्यता, ठीक है, सेंधोवासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। जो सेंधोवासी थे वह मीठा के लिए शहद का उपयोग किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, शहद का उपयोग किया करते थे मिठास के लिए। मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य है वह बनमाली से मिला है। ठीक है, मिट्टी से बना हल का उपयोग कहाँ होता है? तो वन में और माली के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मिट्टी से बना हुआ हल है वह बनमाली से मिला हुआ है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मिट्टी से जो बना हुआ हल है वह कहां से मिला है? बनमाली से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल से ही चावल के जो प्रमुख साक्ष्य प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूतकोतदा जो है कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सूतकोतदा और कालीबंगन दो ऐसे, और लोथल तीन ऐसे जगह हैं जहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। ठीक है, तो घोड़े के अस्थि पंजर कहां कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं, सूतकोतदा से मिले हैं और लोथल से मिले हुए हैं घोड़े के अस्थि पंजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो तौल की इकाई थी, ठीक है, जो तौल की इकाई थी संभवतः 16 के अनुपात में थी। जो सिंधु सभ्यता की तौल की जो इकाई थी वह संभवतः 16 के अनुपात में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे अपने यात्रा के लिए। चलिए, यहाँ पर एक ब्लॉग बनाया हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार, तो सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार थी वो भी हुआ करते थे सिंधु काल से ही। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आयातित वस्तु और इधर प्रदेश, यानी कि कौन सा वस्तु किस प्रदेश से किस जगह से मंगाया जाता था। ठीक है, आयात किया जाता था। तांबा का आयात जो था खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से किया जाता था। 3 जगहों से तांबा का आयात किया जाता था, जिसमें एक है खेतड़ी, दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा है हमारा ओमान। ठीक है, चांदी जो था, चांदी, ठीक है ना, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। तो उस जमाने में भी अफगानिस्तान और ईरान से हमारा संबंध था और वहां से व्यापार होता था। सोना जो है कर्नाटक, अफगानी और ईरान। ठीक है, सोना जो था कहां से, अफगान से, कर्नाटक से, अफगान से और ईरान से। ठीक है, 3 जगहों से मंगाया जाता था। वहीं टीन अगर बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। टीन का जो आयात था अफगानिस्तान और ईरान से होता था। वहीं गोमेद का जो आयात किया जाता था वह सौराष्ट्र से किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाजवर्त, लाजवर्त का जो आयात था वह मेसोपोटामिया से हुआ करता था और सीसा का जो आयात था वह ईरान से हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना होगा तांबा का। ठीक है, तांबा का आयात क्या क्या कहां कहां से था, टीन का याद रखना होगा। ठीक है, और सीसा का, आप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3-4 इसमें, तो इनको याद रखना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो आपको सभी याद रखने हैं, लेकिन इन 4 पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। जो मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला है जिसमें वर्णित एक मेहुला शब्द है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, सिंधु सभ्यता से। तो सीधा याद रखिएगा कि मेहुला शब्द का जो शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वह वणिक वर्गों के हाथ में था। ठीक है, यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति थी, उसका शासन जो था वणिक वर्गों के हाथों में था। चलिए, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। जो पिग्गट थे उन्होंने, पिग्गट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है वह क्या है, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। ठीक है, तो वहां के लोग धरती को उर्वरता की देवी माना करते थे। चलिए, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन सिंधु सभ्यता मिला हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के लोग 2 चीजों की पूजा करते थे, एक तो धरती की और दूसरा यानी कि पृथ्वी की, और दूसरा जो था वृक्ष और शिव पूजा। तो यहाँ के लोगों का जो पूजा करने की शैली है उससे पता चलता है कि ये जो प्राकृतिक पर ज्यादा ध्यान देते थे और ये अपने वातावरण पर ज्यादा, मतलब वातावरण से इनका लगाव था ज्यादा। स्वास्तिक चिन्ह जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह हम बनाते हैं वह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी के जो नगर हैं, वहां सिंधु घाटी के जो नगर हैं वहां पर कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, और स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, ये याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मारुति देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर मारुति देवी की जो उपासना थी वह सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड, ठीक है, पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वहां के लिए जो पशुओं में कुब्बड़ वाला जो सांड होता है वह सर्वाधिक मतलब पूजनीय थी। ठीक है, वहां के लोग इसका पूजा किया करते थे। स्त्री मूर्तियां, ठीक है, स्त्री मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां सर्वाधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक थी। तो देखिए, वहां पर जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर स्त्रियों की मूर्तियां मिली जो कि क्या थी, मिट्टी की बनी हुई थी। ठीक है, मिट्टी की बनी हुई थी और इससे ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ की जो समाज है वह मातृ सत्तात्मक समाज है। चलिए, नीचे एक ब्लॉग दिया हुआ है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर थोड़ा सा इसे देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। हाँ, हो गया है। चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं, एक ब्लॉग दिया हुआ है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। यानी कि यहाँ पर जो दिखाया गया है कि जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वह कहाँ हैं थे, ठीक है, वर्तमान में अभी कहाँ है और किस नदी के तट पर स्थित है और उनके उत्खननकर्ता कौन है। तो यहाँ पर 12 जो है, यहाँ पर 12 स्थलों के बारे में, प्रमुख स्थलों के बारे में लिखा गया है। हड़प्पा जो था वह रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के तट पर था। और वर्तमान में इसकी स्थिति है वह पंजाब के, ठीक है, कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो सिहावाला जिला है वहां पर यह स्थित है। और यह जो उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी थे, 1921 ईस्वी में इसको किए थे। और माधव स्वरूप वत्स जो थे वह 1926 में, और व्हीलर जो थे 1946 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है। ठीक है, सिंधु जो मोहनजोदड़ो है वह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का, ठीक है, सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था। मैके 1927 में और व्हीलर जो थे 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूहंदड़ो जो है सिंधु सभ्यता की सिंधु नदी पर है, ठीक है, और इसका जो वर्तमान स्थिति है वह सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, नवाब शाह जिला में स्थित है। ठीक है, इसका वर्तमान स्थिति कहाँ है? सिंध प्रांत में है और यह पाकिस्तान में है, नवाब शाह में है। ठीक है, तो ये तीन चार जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को देखिए ध्यान से। ठीक है, और इसका जो उत्खननकर्ता थे मैके ने 1925 में, एन.जी. मजूदार 1931 में, एन.जी. मजूदार जो थे 1931 में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन के बारे में बताया गया है कि कालीबंगन जो है घग्गर नदी पर है। ठीक है, और ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, और इसके जो खोज थे वह थे आलमनंद घोष 1951 में। ठीक है, एवं बीबी लाल, ठीक है, एवं बीबी लाल एवं बी के थापर जो थे उन्होंने 1961 में किया था। ठीक है, सिर्फ इनका नाम याद रखिएगा और डेट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हड़प्पा का, और दूसरा है मोहनजोदड़ो का, और चौथा है कालीबंगन का, ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के तट पर है और यह सिंध प्रांत का खैरपुर स्थल है। ठीक है, कहाँ है? खैरपुर स्थल है। और यह जो खोजा गया था वह फजल अहमद के द्वारा 1953 में इसका उत्खनन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर जो है वह मादर नदी के तट पर है और गुजरात का काड़ियावाला जो जिला है वहां पर स्थित है और वर्तमान में यह स्थित है। और इसके जो उत्खननकर्ता थे वह रंगनाथ राव थे 1953 से 54। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रोपण स्थल के जो है वह सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपण कहाँ स्थित है? सतलज नदी के तट पर, और यह पंजाब का रोपण जिला में स्थित है। ठीक, और यह जो खोजा गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 में। ठीक है, याद रखिएगा 1953 से 1956 के बीच। लोथल, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है, लोथल। ठीक है, लोथल जो था वह भोगवा नदी पर है और गुजरात का अहमदाबाद जिले में वर्तमान में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और रंगनाथ राव ने 1954 में इसका उत्खनन किया था। वहीं जो है नामा हमें पढ़ना है आलमगीरपुर जो था वह हिडन नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है और इसका जो उत्खननकर्ता थे वह यज्ञदत्त शर्मा 1958 में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत गंडोर जो है वह दशक नदी के तट पर स्थित है और यह वर्तमान में पाकिस्तान के मकरान में, ठीक है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसके जो उत्खननकर्ता थे ऑरेल
स्टाइन थे 1927 में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनमाली जो था उसका वह जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है और यह हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। हिसार जिला में स्थित है और इसका जो उत्खननकर्ता थे वो उनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में, ठीक है। इसका भी याद रखिएगा, बनमाली का और धौलावीरा, यह भी इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा का जो है वह नदी है लूनी नदी के तट पर स्थित है। यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। यह सवाल कई बार आया है कि जो धौलावीरा है वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है और इसके जो उत्खननकर्ता हैं जेपी जोशी हैं, जो कि 1967 से 1968 और रविंद्र सिंह बिष्ट हैं 1990 से 91 में, ठीक है। चलिए सोतकाह जो है सादिकौर जिला में सादिकौर नदी के तट पर स्थित है और यह वर्तमान में दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है और इसको खोजे थे उत्खननकर्ता थे जॉर्ज डेल्स 1962। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। चलिए यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर पढ़ना है हमें, यहाँ से जो सिंधुवासी जो थे सूती एवं ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे, ठीक। सिंधुवासी क्या थे, जो सिंधुवासी लोग थे वह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपाड़ और पासा खेलना आदि साधनों का उपयोग करते थे। तो देखिए मनोरंजन के लिए जो सिंधुवासी थे वह मछली पकड़ा किया करते थे, शिकार भी किया करते थे, ठीक है, शिकार भी किया करते थे, पशु पंक्षियों को आपस में लड़ाकर भी मनोरंजन कर लिया करते थे, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह काले रंग के जो डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का, ठीक है, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग क्या थे, तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। ये युद्ध नहीं किया करते होंगे, इसीलिए ये तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी, ठीक है, जिसका निचला शहर हमेशा क्या था, सामान्य लोगों के रहने हेतु, ठीक है। जो निचला शहर था वह क्या था, सामान्य लोगों के रहने हेतु, ठीक है। निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां और यहाँ से पूर्व हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हुए हैं। तो थोड़ा सा कालीबंगन जो है एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन शहर था, स्थल है जहां पर जो सामान्य लोग जो थे निचले यानी कि सामान्य लोग कहाँ रहते थे, निचले शहर में रहते थे और उनको भी किले से घेरा हुआ था, ठीक है। उनका भी जो स्थान था वह भी किले से घिरा हुआ था और कालीबंगन का जो अर्थ है वह है काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां और यहाँ से पूर्व हड़प्पा अस्त्रों के यहाँ से पूर्व जो है हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा प्रथा के प्रमाण भी मिले हुए हैं। चलिए पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। ये दोनों चीज सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, पर्दा प्रथा भी था और वेश्यावृत्ति भी थी, ठीक है, और ये दोनों सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। जो यहाँ के निवासी थे, जो सिंधुवासी थे, वह सेवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। यहाँ पर शवों को जलाने और गाड़ने, ठीक है। यहाँ पर यानी कि जो शव थे उनको जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था, ठीक है। दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी विद्यमान थी। लेकिन लोथल एवं कालीबंगन ऐसे जगह थे जहाँ युग में समाधियां मिली हैं, ठीक है। लोथल एवं कालीबंगन ऐसे जगह है जहाँ युग में समाधियां
समाधियां मिली हुई है। ठीक, एक साथ है दो लोग या उससे अधिक के युग्म समाधियां मिली हुई हैं। तो ये लोथल एवं कालीबंगन में था, और हड़प्पा में जो शवों के थे, जो मरे हुए लोग थे, उनको दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। जो सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? बाढ़ था, ऐसा माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टोरा कोटा कहा जाता है। ठीक है, आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसको टोरा कोटा कहा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगला वीडियो जो हमारी आने वाली है वह है वैदिक सभ्यता पर। ठीक है, और यह जो हमारा सीरीज चल रहा है लुसेंट सामान्य ज्ञान का सीरीज है, और यह हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो आज का था, और बहुत जल्द ही अगली वीडियो यानी कि चौथी से वीडियो आएगी इस सीरीज का, जो कि वैदिक सभ्यता होगा। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं, आप हमारे साथ लुसेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। इस वीडियो या जो सामान्य ज्ञान का हमारा सीरीज है उसके अगले वीडियो में। ठीक है,